तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं इंटर साइंस कॉलेज में। आने का विशेष कारण था, आपको एक व्यक्ति से मिलाना था, एक महान व्यक्ति से मिलाना था। उनके कारण हजारों हजार विद्यार्थियों का जीवन सफल हो चुका है। तो चलिए आप लोगों को उनसे मिलाते हैं। तो उनका नाम श्री बसंत झा है और प्यार से हम उन्हें बसंत सर कहते हैं। तो चलिए हम आपको उनसे मिलाते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा है सर? स्वास्थ्य लगभग ठीक ठाक है। तो सर ने बताया सर का स्वास्थ्य लगभग ठीक ठाक है। तो सर हमारा कुछ प्रश्न है सर आपसे। सर जैसे हमारा प्रश्न है कि जैसे आप जब छात्र थे, जब आप छोटे थे सर, तो आपका जो जीवन काल का जो था कि एक छोटे से रहते हैं बालक, तो कोई अमीर रहते हैं, कोई गरीब रहते हैं, तो सर आपका जो छात्र जीवन था वो कैसा था? हमारा परिवार मध्यम वित्तीय स्थिति का था। एक तरह से कह सकते हैं कि परिवार के ऊपर जिम्मेवारियां काफ़ी थी, इसलिए निम्न मध्यम वर्गीय परिवार ही माना जा सकता है। और मेरी शिक्षा दीक्षा सरकारी स्कूलों में ही हुई बचपन से 10th तक। उसके बाद मैं संत कोलंबा महाविद्यालय में आया और फिर वहीं से ग्रेजुएशन तक हुआ और पोस्ट ग्रेजुएशन विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से हुआ। जी, तो सर हमारा एक और क्वेश्चन था। जैसे सभी लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर जब आप छात्र थे सर, तो आप तेज विद्यार्थी थे या थोड़े कमज़ोर विद्यार्थी थे? सर आप किस टाइप के विद्यार्थी थे, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। न बहुत तेज़ थे न बहुत कमज़ोर थे। मिडिल स्कूल में कभी सेकंड कभी थर्ड होते थे, फर्स्ट कभी नहीं हुए। क्योंकि हमारे जो सेक्शंस थे उसमें काफ़ी मेधावी लोग थे। जो फर्स्ट आते थे भी मेरठ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और जो थर्ड आते थे या सेकंड आते थे, कभी हम सेकंड कभी वो सेकंड, वो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं और अब कहीं जिलाधिकारी हो चुके होंगे। जी सर, एक था सर कि जैसे हम लोग जब 10th का सर एग्ज़ाम जब देते सर, तो हम लोगों के पास डिफरेंट चॉइस रहता है कि हम लोगों को किसी को आर्ट्स में जाना रहता है, किसी को साइंस में, किसी को कॉमर्स में। तो सर आपका मन कैसे हुआ कि हम केमिस्ट्री के क्षेत्र में आगे जाएं? नहीं, मेरा मन बिल्कुल ही नहीं था कि हम साइंस की ओर आगे बढ़ें। मेरा ध्यान हमेशा था लिटरेचर की ओर। मैं 9th-10th क्लास से ही लिखता था, विभिन्न पत्रिकाओं में छपता भी था, कॉलेज मैगजीन्स के अतिरिक्त भी दूसरे मैगजीन्स में छपता था। क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में जो मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित था वो अपने दादाजी से, ग्रैंडफादर से, जो डिफरेंट विधा के थे। शुरुआत के सेवा में वो आई सर्जन थे, आई स्पेशलिस्ट थे। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद वो हाई स्कूल के शिक्षक में आ गए, फिर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हुए, फिर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ एमरिटस हुए और अच्छे राइटर थे और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको मिला था। तो इसलिए लिटरेचर में मेरा ज़्यादा लगाव था। लेकिन मेरी बहन की इच्छा थी कि मैं साइंस पढूं, और लगभग कहिए कि छोटी बहन के जिद के चलते ही मुझे साइंस पढ़ना पड़ा। और जब मैंने साइंस पढ़ना शुरू किया तो सोचा कि जो भी करें अच्छा से करें। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि साहित्य पुरस्कार भी मिल चुका है। तो सर एक क्वेश्चन और था सर, पूरे झारखंड में इंटर साइंस कॉलेज का नाम बहुत ही ज़्यादा रोशन है, बहुत ही ज़्यादा इंटर साइंस कॉलेज का फेम है। तो सर वो जो फेम आया सर, इसके पहले भी अगर हम पीछे अगर देखें तो बहुत सारी परेशानी आया होगा, बहुत सारा आपको संघर्ष करना पड़ा होगा सर। तो उस संघर्ष के बारे में आप हमें और हमारे दर्शकों को कुछ आप बताइए। सबसे पहले तो कॉलेज के स्थापना के पूर्व की बात को समझिए। इस कॉलेज के स्थापना से पूर्व साइंस एकेडमी होता था, और साइंस एकेडमी से पहले मैं व्यक्तिगत ट्यूशन अपने आवास पर पढ़ाता था। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग छात्रा पढ़ते थे। उसके बाद 1994 ईस्वी में मेरा चयन शिक्षक के रूप में माध्यमिक विद्यालय में चतरा जिला में पोस्टिंग किया गया। उस समय बीपीएससी
उसके तहत परीक्षा होती थी। चूँकि सुदूर पोस्टिंग हुआ, हजारीबाग जिला बट करके चतरा हुआ। जो हजारीबाग के निवासी थे उनको हजारीबाग मिला, जो कोडरमा के निवासी थे वो कोडरमा मिला। हम चूँकि यहाँ के निवासी नहीं थे इसलिए हमको चतरा के सुदूर इलाके प्रतापपुर में भेज दिया गया। वहाँ कुछ खास हमको मन लगा नहीं। फिर कुछ दिनों तक सिमरिया टीचर्स ट्रेनिंग में कॉलेज में रहे। फिर उसके बाद उसको भी छोड़ करके हम आ गए बिना घर में किसी अभिभावक को बताए हुए। उसी समय मेरा सिलेक्शन बैंकिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा हुआ। उसमें भी किसी कारण से ये कारण था कि हमसे जो लोअर रैंक के थे उनको हजारीबाग मिला, हमको धनबाद। तो मैंने कहा कि नहीं, तब हम ज्वाइन नहीं करेंगे। उसके बाद उस समय सेंट जेवियर स्कूल हजारीबाग जो अभी है उसमें +2 के जो केमिस्ट्री के शिक्षक थे उनका बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर में हो गया। वो हमारे 1 साल के सीनियर थे। तो उस समय मुझे कहा गया कि जब तक नई व्यवस्था नहीं होती है तब तक आप वहाँ अध्यापन करें। तो करीब 6 महीने साल भर मैंने वहाँ भी अध्यापन किया। DAV हजारीबाग DAV स्कूल है, उसमें भी +2 की शुरुआत के दिनों में मैं बायोलॉजी में डॉक्टर M रजुद्दीन साहब, जो बाद में वाइस चांसलर भी हुए, प्रो वाइस चांसलर रांची यूनिवर्सिटी के भी हुए, और डॉक्टर अजय शर्मा जो विनोबा भावे के परीक्षा नियंत्रक हुए और डीन ऑफ साइंस फैकल्टीज भी रहे। तो इन हम लोगों ने सहयोग के स्वरूप बिना किसी आय के, बिना किसी वित्तीय भार दिए हुए मैंने उन लोगों के साथ DAV में +2 शुरुआत कराया। उसके बाद जब साइंस एकेडमी अपने प्रगति की ओर था तो लगता ये था कि काम हमारा नाम दूसरे का होता है, क्योंकि बच्चे दूसरे कॉलेजेस के होते थे। और ख़ास करके मुझे दुख तब लगता था कि जब वो स्टूडेंट बहुत ही ब्रिलियंट है लेकिन उसको प्रैक्टिकल में मार्क्स अच्छे नहीं मिलते थे, क्योंकि प्रैक्टिकल का मार्क्स हमारे हाथों में होता नहीं था। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं नाम हमारा भी हो और काम भी हमारा हो। इसलिए 2005 में परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हमने इंटर साइंस कॉलेज की स्थापना की। उस समय कुछ सोचा नहीं था कि कॉलेज कैसा होगा, लेकिन मेरा एक दृढ़ निश्चय है, बचपन में पढ़ा था, सबहि सहायक सबल के निबल के को न सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। तो जब आग का स्वरूप बनना है तो दीपक नहीं बन करके प्रज्वलित आग बने, जिससे कि विपरीत परिस्थितियां भी उसको और आगे लेते जाए। और यही सोच के साथ 2005 में शुरुआत किया गया। फेज वाइज साइंस एकेडमी को क्लोज डाउन किया। और 2007 के ही रिजल्ट में जब डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारे यहाँ का हुआ, ये याद रखने का ये बात है कि उस समय संत कोलंबा महाविद्यालय अपने चरम पर था। लोग वहाँ एडमिशन नहीं होने के बाद कहीं और जाते थे। उस समय 14 अंकों के डिफरेंस से हमारा छात्र संत कोलंबा महाविद्यालय के टॉपर को पीछे छोड़ते हुए डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना। और उसके बाद तो स्वतः लोगों का विश्वास बढ़ता गया। 2011 से अब हम लोग लगातार स्टेट रैंकर्स में हैं। स्टेट फर्स्ट रैंकर भी 2022 में हुए, 2011 में सेकंड और 10th रैंक मिला था। उसके बाद भी कई बार हम लोग 3rd, 4th, 6th, 5th रैंक पर आए। और SC/ST कैटेगरी में स्टेट टॉपर में आए, बायोलॉजी कैटेगरी में हम लोग स्टेट टॉपर में आए। और 2022 में ओवरऑल फर्स्ट टॉपर हमारे यहाँ का रहा। इस साल भी हमारे यहाँ का स्टेट रैंक में 4 है, जो तीसरा, चौथा, छठा और 9वां पोजीशन पर है। तो दृढ़ निश्चय के साथ, और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं वो खास करके पढ़ने के प्रति संकल्पित होते हैं। सभी के सभी नहीं, समय के साथ साथ बदलाव आ रहा है गांव में भी, लेकिन बहुसंख्यक विद्यार्थी दृढ़ संकल्पित होते हैं और
उन्हीं के चलते ही रिजल्ट अच्छा हो रहा है। और उसके अतिरिक्त जो नियमित वर्ग और नियमित परीक्षाएं होती है, इवन हम लोग लॉकडाउन में भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस करते रहे, तो जिसका परिणाम सुखद रहा है। और भविष्य में भी हम चाहते हैं कि इस कॉलेज का नेतृत्व ऐसे हाथों में हो कि वो डिवोशन के साथ काम करे और आगे बढ़ाए। वो सर ने जो कहा, आपको उस श्लोक के बारे में आपको सोचना चाहिए कि हमें आग बनना होगा, तब जाके हम लाइफ में एकदम आगे से आगे जा सकते हैं। सर इंटर साइंस कॉलेज तो ऐसा वो एक, हम तो सीधा अगर हिंदी में अगर बोले या इंग्लिश में आपको समझा तो एक ब्रांड बन चुका है, और उस ब्रांड को कोई भी नाम ख़त्म नहीं कर सकता, ऐसा वो ब्रांड बन चुका है। तो सर जो इंटर साइंस कॉलेज है वो झारखंड में और भी कई जगह स्थापित किया जा रहा है ना सर? हाँ, कुछ लोग सहयोग से, मेरा कोई इसमें आर्थिक न लाभ है न हानि है, मेरे सहयोग से कुछ लोग चाहते हैं। अभी चतरा में एक एक्सटेंशन ब्रांच खुला है और गिरिडीह और जमशेदपुर के लोग भी बात कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि इस तरह का अगर डिवोटेड टीम बने तो राज्य के कई इलाकों में विकसित हो, जिससे कि सर्वांगीण विकास में हम लोग भी सहयोग दे सके। मनुष्य का शरीर नश्वर है, एक न एक दिन सबको जाना है, हमें भी जाना है, लेकिन उस जब जाने से पहले ऐसा कार्य कर सकें जिससे कि लोग याद करें न करें लेकिन उसका लाभ उठाएं। तो जैसा कि सर ने कहा, पूरी ज़िंदगी में ऐसा काम करना है कि लोग लाभ उठा सके, नाम चाहे हो ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा पर्सनल सवाल था, सर आपको खाने में क्या पसंद है? देखिए, अगर आप नॉन वेज की बात करते हैं तो मिथिलांचल के आदमी को पहली पसंद और आखिरी पसंद मछली। वेजिटेरियन खाने में तो दूध के बने सामग्री, दही, दूध, पनीर, और लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं कहा है ज़िंदगी में कि ये खाना अच्छा नहीं लगता है। ये खाना जो मिल गया वही अच्छा है। हाँ, लेकिन दूध और दूध से बने सामग्री के में विशेष लगाव है। फलों में आम विशेष प्रिय है। अच्छा सर, कई बार आपको देखा गया है सर कि जैसे बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं सर, वो जैसे कॉलेज ऑफ होता है तो वो बस सोचते हैं कि हमारा ड्यूटी समाप्त हो चुका है। लेकिन सर आपको कई बार देखा गया कि कॉलेज ऑफ होने के बाद भी सर आप लड़के लोग के साथ में सर उन्हें आगे तक आप छोड़ने के लिए जाते हैं ताकि किन्हीं को कोई तकलीफ़ ना हो। ये कॉलेज मेरे लिए कॉलेज या कमाने का संस्था नहीं है, ये कॉलेज मेरा बच्चा है और बच्चे की सुरक्षा करना हर अभिभावक का जिम्मेवारी है, उसका दायित्व है। तो मैं चाहता हूं कि यथासंभव दायित्व का निर्वहन करूं। चूँकि मेरा अधिकांश समय बीत जाता है रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री पढ़ाने में, तो इसलिए लेट तक रहना पड़ता है, जिससे कि ऑफिस के वर्क जो विद्यार्थियों से है और अन्य कार्य वो पेंडिंग नहीं हो, इसलिए मुझे लंबे समय तक यहाँ रहना पड़ता है। जी, और सर एक क्वेश्चन और था सर, ये हमारा कॉलेज में जो है, हम तो हमारे ही बोलेंगे, इतना अच्छा कॉलेज में जो भी आके पढ़ता है वो सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस कॉलेज में पढ़ने के बाद एक आप अगर आप पढ़ाई क्षेत्र में आप अगर आगे जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक अच्छा इंसान आप ज़रूर बनिएगा इस कॉलेज में पढ़ने के बाद। अच्छा सर, एक हमारा ये जो ऑडियंस है सर, ये उन्हीं का क्वेश्चन था कि सर आप जो है सर इतना सादगीपूर्ण जीवन क्यों जीते सर? दिखावा से क्या होगा? अगर मान लीजिए कि कोई हमेशा कार से ही चले और कभी ऐसे दिन आ जाए कि साइकिल भी नसीब न हो तो लोग हंसेगा, और कार रहते हुए भी अगर पैदल चलेगा तो अगर कल को दिन खराब भी हुआ तो किसी को मजाक उड़ाने की साहस नहीं होगी या ऐसी कोई बात नहीं होगी। और हम लोग बाह्य आडंबर करके केवल लोगों में खौफ पैदा करना चाहते हैं। उस बाह्य आडंबर का कोई मतलब नहीं होता है। कोई न बहुत बड़ा है न बहुत छोटा है। गुलिवर की 7 यात्राएं याद कीजिए,
कहीं जाता है गुलिवर तो अपने को जायंट साइज का पाता है, और कहीं जाने के बाद वो अपने को चींटी या मकौड़े जैसे समझता है, छोटा सा, एकदम बौना साबित होता है। इसलिए दुनिया में कोई ना महानतम है न कोई अधम है। इसलिए व्यक्तित्व के साथ साथ जीवन सादगीपूर्ण होना ही मेरे हिसाब से सही रास्ता है। और चूँकि हमारा मातृकुल और पितृकुल दोनों में 400 वर्षों का, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो इतिहास है, वो सारे के सारे लोग बहुत ही पढ़े लिखे थे। और मैंने उन लोगों को देखा है कि बहुत ही सादगी से, बहुत ही एकदम से सामान्य जीवन जीते थे। मैं अभी कहूँगा तो लोगों को सहसा विश्वास नहीं होगा कि मैं क्लास 6 में था। मैं घर के बाहर, उस समय दलान हुआ करता था, जो आज का कंसेप्ट है अपार्टमेंट का, वो कल्चर उस समय नहीं था। मेरा जो पैतृक आवास है, मैं उसके बाहर दलान पर चटाई बिछा करके पढ़ रहा था। एक व्यक्ति आए, पूरे धोती कुर्ते, एकदम झकाझक सफ़ेद, लेकिन पैर में जूता न चप्पल। उन्होंने मुझे पूछा कि ग्रैंडफादर हैं? हमने हाँ, सो रहे हैं। उन्होंने मुझसे मैथिली में पूछा था, मैंने भी मैथिली में ही जवाब दिया। तो बोले कि ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं। तो मैंने कहा कि उठेंगे तो हम क्या बोलेंगे, कौन आए थे? तो उन्होंने कहा कि मैं जगन्नाथ। जगन्नाथ का मतलब उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। और मैंने उनको कहा कि जगन्नाथ मतलब मुख्यमंत्री? तो उन्होंने कहा हाँ। तो हमने कहा कि बैठा जाए, तो उसी चटाई पर वो भी आधे घंटे बैठे। तो उस समय का जो एक स्मरण है, हम लोग बचपन में देखे हैं, जो हिंदी के बहुत ही मूर्धन्य लेखक हैं नागार्जुन, जिनका असली नाम है वैद्यनाथ मिश्र यात्री। हाँ, वो हमारे यहाँ आते थे तो महीनों रहते थे। तो ऐसे ऐसे बड़े पदों पर, और ऐसे उन्होंने जूता क्यों नहीं पहना था मुख्यमंत्री होते हुए भी? क्योंकि वो अपने गुरु के यहाँ आए थे। तो हमने जो सादगी देखा उन लोगों में, जिस तरह का व्यक्तित्व देखा, वो आज से बिल्कुल ही अलग है। आज का लोग कहेगा कि झूठ बोल रहा है, लेकिन मेरे मन में तो है ना कि हमने ऐसा देखा है, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि उसी चटाई पर आकर के बिहार का मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में झारखंड भी उसमें बिहार था। तो इसलिए मुझे कभी भी बड़प्पन दिखाने के या शो ऑफ होने का कोई पर्सनल निजी कारण दिखता नहीं है। मैंने तो बस वही किया है जो कि करना चाहिए, और जीवन में ऐसा कुछ तामझाम नहीं करना चाहिए कि विपरीत परिस्थिति में आपको कष्ट हो। अच्छा सर, और एक हमारा सवाल था सर, इतना सक्सेसफुल होने के बाद अब आपको कैसा लगता है सर, जब आप अपनी पुरानी यादों को या पुराने समय को देखते हैं, अब आपको कैसा लगता है सर? मुझे तो लगता है कि मैं अभी भी वैसा ही हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी है। एक हमारा क्वेश्चन था सर कि आप जो है सर, गरीब स्टूडेंट के प्रति आपको देखा गया अक्सर कि आप चाहते हैं कि हम उनकी थोड़ी मदद करें। ये भावना कैसे और क्यों पैदा होती है सर? देखिए, हमने गरीब और सफल छात्रों के, जैसे हमारे यहाँ से स्टेट सेकंड टॉपर हुआ तो जो कॉलेज की तरफ से प्राइज़ था उसको दिया गया, लेकिन NIIT में उसका सिलेक्शन होने के बाद NIT में भी वो एडमिशन नहीं करवा पा रहा था, क्योंकि उसको लगभग 35,000 रुपये की ज़रूरत बन पड़ रही थी। 40,000 रुपये उसके पास थे। कॉलेज से जो प्राइज़ मनी 25,000 मिला था, उसको लगा करके वो 40,000 का व्यवस्था कर सका। उसके पिताजी ने कहा कि प्राइज़ लेने के लिए आए हैं तो मुझे पहले व्यवस्था करना पड़ा धोती कुर्ते की। उस तरह के बच्चे को जो NIT में करंट बैच में क्वालिफाई कर रहा है और नामांकन नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी जो शेष राशि है 75,000 में से 40 घटाइए तो 35,000, तो मैंने कहा कि मेरे वेतन से ये दे दिया जाए। क्योंकि कोई बच्चा अगर भविष्य में
कुछ रिटर्न करे न करे, उसके मन में ये ज़रूर होगी कि हम भी किसी दूसरे का सहायता कर सकें। इसलिए मैं किसी की सहायता नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा व्यक्तित्व बने जो भविष्य में फिर किसी की सहायता कर सके। जी। और सर हम और कुछ आपसे जानना चाहते हैं सर, जैसे किन्हीं का नाम अगर बहुत ऊंचा हो जाता है तो जो कुछ लोग होते हैं वो भी चाहते हैं, घिरना करते हैं आपस में कि मेरा नाम भी थोड़ा सा ऊंचा हो। जैसे इंटर साइंस कॉलेज एक नाम है, एक ब्रांड है, इसी टाइप में सर बड़ा सारा कॉलेज भी खुल चुका है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सभी कॉलेज सक्सेसफुल हो, हमारी यही शुभकामना है। और जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, चाहे कोई भी हजारीबाग का कोई भी कॉलेज हो, सबों से मेरा व्यक्तिगत संबंध अच्छा है और किसी से कभी न द्वेष रहा है, न कभी ईर्ष्या हुई है, न होगी। मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग उन्नति करें। पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि हर एक के पास छात्र होंगे, वो सभी अपने अपने क्वालिटी में विस्तार करें, सुधार करें। और मैं तो चाहता हूँ कि कोई और भी कॉलेज हमसे भी टक्कर में आगे बढ़े, जिससे मुझे भी प्रतिस्पर्धा करने में मज़ा आएगा, या मुझे भी अपने शिक्षकों से कहना पड़ेगा कि संभलो भाई, नहीं तो देख रहे हो। तो इसलिए मैं सबों का शुभकामना चाहता हूँ, सबों के प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो, ऐसी कामना है। अच्छा सर, एक मेरा पर्सनल व्यक्तिगत था सर, क्या हम आपको याद है सर? एक बिल्कुल, निश्चित रूप से याद है जी। आपको एक दो बात आपको और बताना चाहते कि हमारे कॉलेज में जब आप एंट्री करोगे, जब आप आओगे तो यहाँ पे राष्ट्रगान होता है, और जब आप जाओगे उस टाइम भी राष्ट्रगान होता है। तो सर ये विचार, जो राष्ट्र प्रेम का विचार सर, ये कैसे उत्पन्न हुआ सर? राष्ट्रगान केवल राष्ट्र प्रेम का प्रतीक नहीं है, अपितु डिसिप्लिन का भी है। क्लास प्रारंभ होने से पहले अगर राष्ट्रगान होता है तो सब लोग सावधान की मुद्रा में आ जाते हैं, और इससे बच्चों में एकाग्रचित्तता आती है। और क्लास के अंत में राष्ट्रगान बजने का कारण है कि एकाएक भगदड़ न हो। राष्ट्रभक्ति का मतलब केवल झंडा फहराना या भारत माता की जय करना नहीं है। हम ऐसा कार्य करें जिससे कि भारत का और हमारे समाज का नाम ऊंचा हो, वो राष्ट्रभक्ति है। एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि पलामू जिले के एक एमएलए साहब होते थे, जो जापान गए। जापान से लौटते समय जब वो बस में बैठे तो एक स्कूल गोइंग बच्चे से कहा कि देखो भाई, जापान में ताज़ा फल कहीं नहीं मिला, क्या जापान में ताज़ा फल नहीं मिलता है? वो बच्चा बस के कंडक्टर से अपनी भाषा में पूछा तो बस कंडक्टर ने कहा कि अभी आधे घंटे से ज़्यादा का विलंब है। वो बच्चा दौड़ करके फलों के मार्केट में गया और बताया कि इंडिया से आया हुआ एक आदमी है जो ऐसे ऐसे बोले। फल वाले ने एक टोकरी पैक करके दिया, पैसा नहीं लिया, और बच्चा भी उसको पहुंचा दिया। ये भी एक राष्ट्रभक्ति है, जिससे कि जो वहाँ से आ रहे थे उनके मन में ये न रहे कि जापान में ताज़े फल नहीं मिलते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों में कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन लाने के लिए ऐसा किया जाता है। हालांकि कोविड काल के बाद वो थोड़ा सा स्थगित हो गया। कोविड काल में लंबे समय तक जब बंद रहा तो उसके बाद कई सिस्टम गड़बड़ा गए, फिर से उसको रिस्टोर किया जा रहा है। और उससे क्या होता है कि एक तरह से जैसे हम लोग माता पिता के सामने जाते हैं तो पैर छू के प्रणाम करते हैं, तो पैर छू के प्रणाम करने से केवल हम लोग उनके प्रति प्रेम नहीं दिखाते हैं, बल्कि हम अपने माता पिता के जरिए पूर्वजों को प्रणाम करते हैं और मातृभूमि को प्रणाम करते हैं। उसी तरह से राष्ट्रगान के द्वारा हम लोग अपने चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं। जी। और आपको एक चीज़ और बताना था कि जैसे आपको अगर कॉलेज कैंपस में कभी अगर भूख लगा, जैसे हम लोग को लगता था हम लोग के टाइम पे, तो आपका यहाँ पे कैंटीन वगैरह भी उपलब्ध है। तो सर ये आप कैंटीन के बारे में कुछ बोलना चाहिएगा सर? कैंटीन कॉलेज के कैंपस में है, लेकिन कॉलेज का नहीं है। हाँ, हम लोग केवल कहते हैं कि क्वालिटी अच्छा रखो और रेट
भी मार्केट से कंपैरेटिवली कम रखो। और अगर कोई बच्चा कभी ये कह दे कि आज हमारे पास पैसा नहीं है, हम कल देंगे या नहीं दे सकेंगे, तो भी उसको निराश न करो। तो आपने सर का बात सुना। तो सर अंत में आप, हाँ, और एक चीज़ और था सर कि जो एडमिशन कराने के लिए लोग यहाँ पे कॉलेज में आते हैं, इंटर साइंस कॉलेज में सर, तो अभी सर फिलहाल के लिए सीट कितना उपलब्ध है सर? क्या इंटर साइंस कॉलेज का सीट कुछ बढ़ा है सर? हाँ, बढ़ करके 2432 है, लेकिन वो भी फुल हो चुका है साइंस में। और कॉमर्स में 128 सीट है, वो भी फुल हो गया है। तो सर सबसे पहले कॉलेज में था साइंस आया सर, साइंस सब्जेक्ट, उसके बाद कॉमर्स भी आया सर, आर्ट्स भी आप लाने वाले का कुछ लोगों का कहना है। नहीं, आर्ट्स में देखिए, आर्ट्स में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसके चलते जो एमंग टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते हैं। साइंस से कॉमर्स शुरुआत होने से केवल 2 विषय, बीएसटी और अकाउंटेंसी के लिए टीचर्स बढ़े, मैथमेटिक्स के वही हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए वही हैं, इकोनॉमिक्स इंग्लिश के लिए वही हैं। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ टीचर्स नहीं बढ़ते हैं, इसलिए आर्ट्स का कोई विचार नहीं है। और मेरे ख्याल से बच्चों को कम से कम इंटरमीडिएट साइंस से ही करना चाहिए, या नहीं तो कॉमर्स से। भविष्य में उसको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है, आर्ट्स में भी जाना है, तो अगर 12th में वो साइंस अच्छा करता है तो उसमें एक साइंटिफिक लेखन शैली बनती है, जिसके बाद वो बातों को कम शब्दों में लेकिन ज़्यादा टू दी पॉइंट लिख पाता है। इसलिए साइंस का बैकग्राउंड 12th तक होना मेरे ख्याल से अच्छा है। तो जैसा कि आपने देखा कि पहले 2000 कुछ सीट था, पर अभी सीट 2432 हो गई है, लेकिन वो भी भर चुका है। तो आप लोगों से कहना है कि आप अगर साइंस के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, आप अगर कॉलेज आप अगर खोज रहे हैं कि कौन सा कॉलेज में जाए तो वो अच्छा रहेगा, तो आप बेझिझक इंटर साइंस कॉलेज में आए। यहाँ का पढ़ाई, यहाँ का वातावरण, यहाँ का राष्ट्र प्रेम, यहाँ का राष्ट्र गुण, यहाँ का सद्गुण, यहाँ का रीति रिवाज, यहाँ का डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा है। आपको अगर साइंस के क्षेत्र में आना है तो आप हज़ारीबाग में आ सकते हैं और यहाँ पे आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके बहुत सारा ब्रांच खुलने वाला है। और सर मैं एक तरह से अगर लास्ट में कहूँ तो सर भविष्य में मुझे लगता है कि पूरे इंडिया लेवल में कॉलेज आने वाला है। नहीं, अभी इंडिया लेवल की बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ। अभी हजारीबाग प्रमंडल और अधिक से अधिक झारखंड तक विस्तार की बात मैं कर सकता हूँ। अब तो हमारे जो जूनियर्स हैं, यंगर्स हैं, अब उनके इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि विस्तार कहाँ तक होगा। अब हम लोग तो धीरे धीरे रिटायरमेंट एज की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए यंग जनरेशन को सोचना होगा कि वो कितना फ़ायदा उठा पाता है। तो आपने देखा कि यंग जनरेशन को सोचना है। मतलब मुझे तो लगता है कि इंटर साइंस कॉलेज इंडिया लेवल में भी बहुत जल्द आएगा और कुछ समय के बाद इंटरनेशनल लेवल में भी आएगा। सर आप अगर मेरे कंधे पे सर आप हाथ रख दे तो सर वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा बात होगा। मैं इंटर साइंस कॉलेज का एक एवरेज से थोड़ा नीचे का विद्यार्थी था, पर सर ने टाइम दिया। सर इसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें टाइम दिया और अपने बारे में बताया, कॉलेज के बारे में बताया। और मैंने सिर्फ ये कॉलेज का ऐसा नहीं, मैंने सिर्फ कॉलेज के बारे में बताया, मैंने क्या किया सारा क्वेश्चन किया कि कॉलेज कैसे है, कैसे आना है, कैसे जाना है, क्या है नहीं है, सारा चीज़ आप लोगों को बताया। तो लास्ट में मुझे समझ में यही आया, मैं खुद यहीं का विद्यार्थी हूँ, कि आपको अगर साइंस के क्षेत्र में आना है आगे तो आप बेझिझक इंटर साइंस कॉलेज में आए। शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती वक्त हम लोगों को दिया। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूँगा। थैंक यू सर।